तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बिजनेस रिसर्च मेथड BRM की यूनिट सेकंड पर आ चुके हैं। यूनिट फर्स्ट को ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, आप सभी लोग देख सकते हो जाकर के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों यूनिट सेकंड के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। यूनिट सेकंड जो है वो आपका रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर है। मेनली रिसर्च डिज़ाइन का मतलब होता है कि किस तरीके से रिसर्च, कौन कौन से मेथड्स का, कौन कौन से टूल्स का यूज़ करके रिसर्च करी जाती है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर रिसर्च डिज़ाइन की अगर जब भी बात आती है, रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है, तो आपको ये बताना है कि जो रिसर्च डिज़ाइन है ये एक तरीके का ऐसा मेथड होता है, इट आउटलाइंस द मेथड्स, प्रोसीजर्स, कौन से मेथड्स का यूज़ करके, कौन से प्रोसीजर्स का यूज़ करके, कौन सी स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके जो रिसर्चर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो रिसर्च को करते हैं, कौन से मेथड्स का, प्रोसीजर्स का, स्ट्रेटजीज़ का, टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, और तब जाकर के उनकी रिसर्च पूरी होती है। तो यही क्या होता है रिसर्च डिज़ाइन। यानी कि रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है, वो सारे प्रोसीजर्स, मेथड्स, वो सभी चीज़ें आ जाती हैं जो रिसर्चर्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग देयर रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिसर्चर्स विल यूज टू गैदर एंड एनालाइज डेटा टू एड्रेस देयर रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि वो अपने रिसर्च करने के दौरान में जो मेथड्स का, जो प्रोसीजर्स का, जो स्ट्रैटेजीज, टूल्स और टेक्निक्स का यूज करते हैं, वो सभी रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है आपका। ठीक है, तो अ वेल स्ट्रक्चर्ड रिसर्च डिज़ाइन इज एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग क्रेडिबल एंड मीनिंगफुल रिजल्ट। इससे क्या होगा कि देखो, अगर आप सही पाथ फॉलो करोगे, जो रिसर्चर्स होंगे वो सही पाथ फॉलो करेंगे, सही मेथड का यूज़ करेंगे, सही प्रोसीजर्स का यूज़ करेंगे, तभी उनकी जो रिसर्च होगी वो एक मीनिंगफुल रिजल्ट बन करके सामने आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक यहाँ पर कंपोनेंट्स बताए गए हैं जिसको आप देख सकते हो। तो रिसर्च के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो रिसर्च का टाइप होता है कि कौन से तरीके से, कौन सी टाइप की रिसर्च है। ठीक है, वो आपकी डिस्क्रिप्टिव है या फिर यहाँ पर अलग अलग तरीके की रिसर्च के टाइप्स हैं जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। रिसर्च का टाइप क्या है, ठीक है, देन रिसर्च डेटा का कलेक्शन का मेथड क्या है, कौन कौन से तरीके का यूज़ किया गया है, मेथड का सर्वे किया गया है, लोगों का इंटरव्यू लिया गया है, किस तरीके से लोगों का एक्सपीरियंस को चेक किया गया है, किस तरीके से कलेक्शन किया गया है डेटा को, देन डेटा को एनालाइज कौन से टेक्निक से की गई है, टाइम फ्रेम क्या रहा है, और रिसोर्सेज कौन से यूज़ करे गए हैं। इन सभी चीज़ों का यूज़ करके ये सभी कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का यूज़ करके जो भी रिसर्चर्स होते हैं, इन सभी चीज़ों का यूज़ करके जो रिसर्चर्स होते हैं वो अपनी रिसर्च को पूरा करते हैं। तो इन सभी चीज़ों में यही सारी चीज़ें मेनली देखी जाती हैं। रिसर्च का टाइप क्या है, कौन कौन से मेथड्स यूज़ करे गए हैं डेटा कलेक्शन में, कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ करी गई हैं डेटा को एनालाइज करने में, टाइम फ्रेम क्या रहा है, और रिसोर्सेज कौन से यूज़ करे गए हैं। ठीक है, तो रिसर्च डिज़ाइन इसी के ऊपर है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखो, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट यूनिट में भी पढ़ा था, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। उसमें क्या होता है, देखो, जैसे अगर हम यहाँ पर क्वांटिटेटिव की बात करें, क्वालिटेटिव की बात करें पहले नंबर पे, अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो क्वालिटेटिव में क्या होता है दोस्तों, हम लोग नॉर्मली उसके जो भी कस्टमर होता है उसकी एक्सपीरियंस, उसके टेस्ट, उसके बिहेवियर के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए, सपोज दैट कि कोई, आप देखते होगे कि अगर हम इंसानों के गुणों की बात करते हैं, जैसे कि वो आदमी जो है वो ईमानदार है, वो सच्चा है, ठीक है, या फिर वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का है, इस तरीके से जब हम किसी आदमी के गुणों को बताते हैं तो वो क्या हो गया, क्वालिटीज़ को हम उसकी बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव की बात बताते हैं तो वो उसका वजन कितना है, उसका वेट कितना हो गया, ये हम नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, ये सभी चीज़ों को हम नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम नंबर्स में नहीं कैलकुलेट कर सकते, जिन चीज़ों के ऊपर हम केवल उनकी क्वालिटीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो कस्टमर होता है उसके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, उसको कैसा लगा, उसका टेस्ट क्या, उसका बिहेवियर क्या, उसके मतलब कि उसके अंदर की जो इंटरनल चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्वालिटेटिव हो गया। बट अगर क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर नंबर्स की बात करते हैं, यानी कि कस्टमर का क्या पैटर्न है, कितना, कि कौन कौन से अलग अलग हम सर्वे करते हैं, उसका डेटा को कलेक्ट करते हैं। नंबर्स के ऊपर जब हम बात करते हैं, स्टैटिकल डेटा के ऊपर बात करते हैं, तो वो हो गया हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के अंदर आता है। देखो यहाँ पर जैसे इसका एग्जांपल है, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन का क्या एग्जांपल है, जैसे कि हमने क्या किया कि इंटरव्यू लिया उन सभी पेशेंट से जिनके कैंसर है। ठीक है, हमने उन सभी पेशेंट जिनके कैंसर है, उन सभी लोगों से हमने एक इंटरव्यू लिया कि उनकी कैसी जर्नी रही, उनकी इमोशनल जर्नी के बारे में, यानी कि हम उनके एक्सपीरियंस के बारे
बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्रॉपर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं उनको कैसा फील आया, ठीक है, उनको कैसा लग रहा था, ठीक है। हम उनके डेटा के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं कि हम कोई भी तरीके का उसमें डेटा नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं कि उनके एक्सपीरियंस के ऊपर, उनका प्रेफरेंसेस, यानी कि उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर हम क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम देखो यहाँ पर जैसे कि सर्विंग 500 पीपल टू डिटरमाइन द परसेंटेज हु प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग और ट्रेडिशनल रिटेल, यानी कि हमने 500 लोगों के ऊपर कोई सर्वे करके देखा कि कौन 500 लोगों में से कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं या फिर ट्रेडिशनल जिस तरीके से हम लोग शॉपिंग करते थे नॉर्मली बाजारों में जा करके उसको करते थे। तो इसके ऊपर हमने क्या किया, डेटा के ऊपर बात करी कि 500 लोगों में से 300 लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं और 200 लोग ऑफलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं। तो इसमें हम क्या करें, नॉर्मली डेटा के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच। ये कभी भी, अब इसके बारे में हम लोग फिर से आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर इसके और भी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो रिसर्च डिज़ाइन जो होती है उसके कई सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर पर आता है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन, जैसे यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव का मतलब कि हम सभी चीज़ों, इसमें कोई भी चीज़ हमको छुपाते नहीं है, जैसा जैसा हम देखते हैं जा करके, जैसे सपोज दैट कि हमको कहीं पर भी हम गए, ठीक है, हमने कहीं पर हमको कहीं पर किसी भी चीज़ की रिसर्च करनी है, सपोज दैट कि हमको किसी ताजमहल है या कहीं भी कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ पर हमने गए, जो जो हमने ऑब्जर्व किया, जो जो हमने देखा, उन सभी चीज़ों को मेंशन किया, कोई भी चीज़ हमने छुपाई नहीं, कोई भी चीज़ हमने हाइड नहीं रखी, सारी चीज़ों को हमने क्लियरली मेंशन किया। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीपल और फिनोमिना विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, मतलब कि कुछ भी हमने चेंज नहीं किया, अपनी कोई भी चीज़, अपने ओपिनियंस को नहीं ऐड किया, सेम एज इट इज, जो जो हमने देखा वही सारी चीज़ों को लिख दिया, वही क्या हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। जैसे कि हमने यहाँ पर देखो सर्विंग रेस्टोरेंट कस्टमर्स टू अंडरस्टैंड देयर डिनिंग प्रेफरेंस एंड द फेवरेट डिशेज। अगर हमने मान लो कि जो कस्टमर है जो हमारे होटल में आ रहा है, अगर हमने उससे उसके टेस्ट के बारे में, उसके प्रेफरेंसेस के बारे में पूछा जा करके कि आपको क्या पसंद है खाने में और आप हमारे यहाँ से कितना संतुष्ट हो, कितने सेटिस्फाई हो, आप अपना क्लियरली फीडबैक दो। तो जैसा जैसा कस्टमर फीडबैक देगा, जो जो उसको फूड पसंद होगा, जो जो उसने सेम बताया है, वही अगर हम सारी चीज़ों को अगर जा करके मैनेजर को बोलते हैं कि ये कस्टमर का फीडबैक रहा है, तो वो क्या है, वो हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के अंदर आता है। देन हमारा सेकेंड नंबर पर होता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल का क्या मतलब हुआ दोस्तों, कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट को देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल्स का हम यूज़ करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से दो वेरिएबल्स हो गए। जैसे मान लो कि हमने देखा कि सूरज की रोशनी से प्लांट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ पर एक सूरज की रोशनी और दूसरा है कि प्लांट का प्रभाव, यानी कि वो ग्रो कर रहा है या फिर वो मुरझा रहा है, इस तरीके से। तो दो वेरिएबल्स हैं, यानी कि एक को चेंज करने से, अगर हमने सूरज की रोशनी से अगर उसको छांव में रख दिया तो उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। मान लो अगर हमने चाय पीना बंद कर दिया तो हमारी सेहत पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चाय और हमारी सेहत, यानी दो वेरिएबल्स हो गए, उसके ऊपर क्या, कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि कारण और उसका प्रभाव, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब कि क्या कारण है और उसका क्या आगे प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं मेनली। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई, एक इसका एग्जांपल कि हमने किसी भी स्टूडेंट के ऊपर क्या किया, स्टूडेंट के ऊपर हमने क्या किया कि जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि अलग अलग उसको क्लासरूम्स में बैठाया, अलग अलग उसको टेक्निक्स की यूज़ करी, है ना, अलग जैसे प्रोजेक्टर। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि क्लासरूम्स में देखते हैं कि जो भी लिखने वाले ब्लैक बोर्ड्स होते हैं, वाइट बोर्ड्स होते हैं, उनका यूज़ करते हैं हम लोग। बट हमने अगर कोई भी क्लासरूम में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, उसमें AC लगा दिया बढ़िया, उसमें हमने क्लासरूम में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया, उसमें प्रोजेक्टर का यूज़ किया, AC का यूज़ किया है बढ़िया, एकदम अच्छी सी बैठने वाली सीटिंग, जो भी बेंचेस होती हैं, चेयर्स होती हैं, उनको थोड़ा कंफर्टेबल बना दिया। तो उससे जो स्टूडेंट है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो क्या अच्छा फील कर रहे हैं, वो क्या बुरा फील कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई में क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये क्या हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के अंदर आ गया, ठीक है। देन कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन होता है। कोरिलेशन का क्या मतलब हो गया दोस्तों, कि इफ examines if changes in one variable are related to the changes in another, यानी कि एक से चेंज करने से दूसरे के अंदर चेंज है, वही सारी चीज़ें। जैसे कि हमने देखा
कि एक्सरसाइज करने से हमने हमारी हार्ट बीट कितनी बढ़ रही है। ठीक है, तो आप इसको नॉर्मली यहाँ पर इसको हटा दो, कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन होता है, बट इसको आप मत याद करो। ठीक है, आप केवल को आपको क्या याद करना है दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल, और एक तीसरा यहाँ पर है मैं आपको बताता हूँ, यह है आपका एक्सप्लोरेटरी। यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी यानी कि यहाँ पर ये एक्सप्लोरेटरी का मतलब हो गया दोस्तों कि खोजपूर्ण। जैसे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन के अंदर क्या होता है दोस्तों कि हमको थोड़ी सी किसी सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम नॉलेज होती है, कुछ ना कुछ हमारे में मिसिंग होता है हमारी रिसर्च के अंदर, जो कि जिसको हम छुपाते नहीं कि ये हमको नहीं पता है, हम उसको प्रॉपरली बताते हैं कि ये हमको थोड़ा सा मिसिंग हो गया। जैसे हमने सपोज दैट कि कहीं पर जा के कोई खोज करी, ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें हमको वैसे ही मिल ही जाए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी सच, जो भी सच है वो आपके सामने आ जाए। अभी भी देखो, जैसे समुद्र की रिसर्च होती है, कि सी रिसर्च होती है, या फिर पहाड़ों में रिसर्च हुई, तो सारी जितनी भी चीज़ें ज़रूरी नहीं कि वो सारी की सारी सामने आ जाए। ठीक है, उस रिसर्च में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो कि हिडन होती हैं, हाइड होती हैं। तो हम उसको क्या करते हैं कि हमको कहीं ना कहीं उसमें क्या होती है, लिटिल नॉलेज होती है, यानी कि व्हेन लिटिल नॉलेज इज अबाउट इट, यानी कि एमिंग टू क्रिएट अ फाउंडेशन फॉर फ्यूचर रिसर्च। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि एक तरीके का इसमें हम ये भी बताते हैं कि इससे इस रिसर्च को करने से हमको ये कुछ नई चीज़ें पता चली हैं, और भी आगे जानने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि समुद्र की अगर रिसर्च करी गई होगी तो उसमें से हमको कई सारी चीज़ें हमारे सामने आई, बट ऐसा नहीं कि वहाँ पर से सारी जितना भाई सब कुछ हमारे सामने आ गया, उसमें अभी बहुत कुछ है जानने के लिए, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। तो उसमें ये क्या हुआ कि एक्सप्लोरेटरी यानी कि खोजपूर्ण, यानी कि उसको लगातार उसमें खोज जारी रहती है। ठीक है, यहाँ जैसे यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि जो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है वांट्स टू इंटर द वेरेबल टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपको जो भी स्मार्टफोन्स, हेडफोन्स, अगर वो उसको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है वो उन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहती है, स्मार्टफोन्स और हेडफोन्स वगैरह को, उन सभी चीज़ों को ऊपर टेक्नोलॉजी को अपने इम्प्लीमेंट करना चाहती है। तो दे कंडक्ट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बाई इंटरव्यूइंग, लोगों से इंटरव्यू लेना। ठीक है, और उसके बाद में कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर इनका क्या है, मेनली फोकस है कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कि अगर ये इंटरव्यू लेंगे या अगर ये सर्वे करेंगे तो इनको सभी चीज़ें सभी लोगों के बारे में पता चल जाएगी कि लोग एक्चुअल में क्या पसंद कर रहे हैं। तो ये जो है वो जारी रखने वाली रिसर्च है, यानी कि इनको अपना जो कस्टमर का सर्वे है ये लगातार जारी रखना पड़ेगा। जैसे कि आज चलो ठीक है, आज कस्टमर की हम नीड को सेटिस्फाई कर देंगे, बट अगर हम कस्टमर का सर्वे, कस्टमर का फीडबैक लेना बंद कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हम आगे इनके फ्यूचर के जो भी और फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं लैक करेंगे। तो ये जो रिसर्च है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन है, ये क्या है कि खोजपूर्ण यानी कि जारी रहती है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें नया हमेशा मिलने की संभावनाएं बनी रहती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है कि आपका फीचर्स ऑफ अ गुड रिसर्च डिज़ाइन की अगर आपकी बात होती है तो उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, क्लियर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, जो हमारा मेन एम होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एप्रोप्रिएट मेथोलॉजी, हमारा सही मेथड, सही प्रोसीजर्स यूज़ होना चाहिए, फिजिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना, कि अगर हम आगे इन फ्यूचर में कुछ ऐड करना चाहें तो उसमें हम कर सके। देखो जैसे कि मैंडलीफ की आप देखते होगे कि वो एक उन्होंने अलग अलग उन्होंने कि एक टेबल बनाई थी, मैंडलीफ की टेबल थी, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो उसमें क्या है दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि उसमें अलग अलग तरीके के जो भी थे लोग आते गए और अपने अपने व्यूज़ को ऐड करते गए। ठीक है, तो वो क्या हो गया कि फ्लेक्सिबिलिटी, यानी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए। तो सफिशिएंट इस तरीके से, यानी यहाँ पर 6 और भी ज़्यादा फीचर्स हो सकते हैं जिससे आपकी जो रिसर्च है वो अच्छी बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक चीज़ें बताई गई हैं, मेनली यहाँ पर 6 चीज़ें हैं जिससे आप अपने जो भी आपकी रिसर्च है वो अच्छी बनाई जा सकती है। तो इसका यूज़ क्या है, रिसर्च डिज़ाइन का आप यूज़ किस में करते हो कि इससे हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉस्ट कम कर सकते हैं, और रिलेवेंट डेटा, हमको रिलेवेंट और सही डेटा, ऑथेंटिक डेटा मिल सकता है। और इससे हम क्या कर सकते हैं कि हेल्प्स इन गेटिंग रिव्यू फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम उनसे रिव्यू लेने में भी हेल्प होती है, उनसे देखना कि रिव्यू वगैरह लेना। देन इसके बाद में पब्लिकेशन एंड फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़, इससे क्या होगा कि अगर हमारी जो भी कोई खोज है, हमारी कोई रिसर्च है वो अच्छी रही, कोई भी हमने कुछ नया निकाला, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि पब्लिकेशन भी कर सकते हैं, यानी कि उस खोज को हम लोग
पब्लिश भी कर सकते हैं, लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। देन प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करने में और साथ में इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग में। एंड देन मिनिमाइज बायस। बायस का मतलब होता है दोस्तों कि किसी एक पक्ष की तरफ, तो यानी कि मिनिमाइज बायस यानी कि हम किसी भी इसमें पक्ष में नहीं होते कि एक तरफा हम व्यवहार नहीं करते हैं हम, यानी कि मिनिमाइज्ड बायस, इसमें भी जो हमारी रिसर्च होती है वो हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें हमको कुछ एक बताई गई रिसर्च का एक्चुअल में किस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी आती है रिसर्च डिज़ाइन का प्रोसेस क्या होता है। इसमें आपका मेनली यहाँ पर जो प्रोसेस लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या चल रही है, और जो प्रॉब्लम के साथ में उसका लिटरेचर क्या है, यानी कि अभी तक किस तरीके से आप काम कर रहे हो, जैसे जो भी जिस भी तरीके से काम चल रहा होता है उसको भी आप नोट करते हो। ठीक है, जैसे कि हमने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट देखा कि कहाँ हम इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, और जो अभी तक हो रहा था उन सभी चीज़ों को नोट करना, यानी कि लिटरेचर, वहाँ के उस सभी लिटरेचर को यूज़ करना। देन चूज़ रिसर्च टाइप, यानी रिसर्च की टाइप को आप देखते हो कि कौन सी टाइप को हम यूज़ करेंगे। जैसे अभी हम लोग अभी पढ़ करके आएंगे ना कि कौन कौन सी रिसर्च के टाइप होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, एक्सप्लोरेटरी, है ना। तो ये सभी रिसर्च के टाइप में से हम कौन से चीज़ों का यूज़ करेंगे। देन हम लोग डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं कि कौन सी चीज़ को हम किस तरीके से डिज़ाइन, क्या हम नया ऐड ऑन करना चाहते हैं। उसके बाद में हम उस चीज़ को टेस्ट करते हैं। देन उसके ऊपर डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, और जो भी हमारा जो भी रिजल्ट होता है उसको हम लोग देखते हैं, रिसर्च को देख करके देन आगे कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन प्रोसेस हो गया, रिसर्च डिज़ाइन प्रोसेस हो गया, सॉरी। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा देखो क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच आती है। क्वालिटेटिव रिसर्च जैसे हमने अभी आपको बताया कि क्वालिटेटिव के अंदर क्या होता है दोस्तों। तो अभी हम लोगों ने जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि क्वालिटेटिव में क्या हम बढ़ते हैं, उसमें कस्टमर जो होता है या फिर जो भी लोग होते हैं उनके एक्सपीरियंस, टेस्ट, बिहेवियर, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ना कि डेटा के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास में देखो, जैसे हमने क्या किया था, जैसे हमने जो भी स्टूडेंट था उसको अलग अलग मान लो कि जो एक ऐसा सर्वे करवाया जिसमें टीचर्स से हमने उन लोगों का हमने यहाँ पर फीडबैक पूछा कि आपको ऑनलाइन पढ़ाने में कैसा फील होता है, कैसा लगता है। ना कि हम इसमें इस बारे में बात कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि कितने परसेंट टीचर्स जो है वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, कितने परसेंट ऑफलाइन पढ़ाते हैं। ये हम किसी ना परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ना किसी डेटा के ऊपर बात कर रहे हैं। हम जस्ट उनकी राय पूछ रहे हैं, उनका हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको कैसा फील होता है कि वो ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स, यानी कि ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स को देखते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग मेथड को कितना प्रेफर करते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं पढ़ाना चाहते। तो अगर हम इस चीज़ के ऊपर कोई भी चीज़ रिसर्च करते हैं कि उनका टेस्ट, उनका प्रेफरेंस, उनका एक्सपीरियंस हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो ये काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर ये क्या बात हो गई, ये क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट हो गया। ठीक है, इसमें जैसे आदमी की ऑनेस्टी हो गई, आदमी का पर्सनल टेस्ट हो गया कि हमको तो भाई यही पसंद है, या फिर अगर जैसे हमने बताया था ना कि हम फिज़िकल डेटा की बात करते हैं। जैसे अगर हम अपने फिज़िकल डेटा में क्या होगा, जैसे हमने अपने में देखा, जैसे हमने अपने में ऑब्जर्व किया कि हमारा वेट कितना है, हमारी हाइट कितनी है, इन सभी चीज़ों के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर क्वांटिटेटिव के ऊपर बात करें। लेकिन अगर हम अपने गुणों की बात कर रहे हैं कि हम कितने ईमानदार हैं, हम कितने अच्छे हैं, हम तो एकदम इस तरीके से हम हमारी अंदर के नेचर की, अपने अंदर की नेचर की बात कर रहे हैं कि मेरे अंदर गुस्सा ज़्यादा आता है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मेरे अंदर लविंग की फीलिंग है, यानी कि कि बहुत ज़्यादा अगर हम इस तरीके की चीज़ों को देखते हैं, बात करते हैं जिसमें आदमी की क्वालिटीज़ बताई जाती है, तो उसको हम वहाँ पर वही चीज़ क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पर यही कुछ एक इसकी टेक्निक्स बताई गई कि हम कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च को करने के लिए। हम फील्ड में जा कर के नोट्स बना सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं, उनकी राय पूछ सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि हमको कोई भी तरीके की रिसर्च करनी है जिसमें हमने कस्टमर से उनकी राय मांगनी है कि आपको
कि आपको मान लो जो कस्टमर्स हैं उनको ऑनलाइन शॉपिंग करने में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ों को अगर हमको पूछना है, तो अगर हम लोगों के पास में जाएंगे, उनसे ये पूछेंगे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग क्यों नहीं करते हो, आपको कहाँ दिक्कत आ रही, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जब हम फील्ड में जा करके लोगों से हम कलेक्ट करते हैं, वो हमारे फील्ड नोट्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा हमारे डॉक्यूमेंट एनालिसिस, जो भी हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स होता है उसको एनालिसिस, जैसे हम गूगल वगैरह के ऊपर भी सर्च करते हैं, जो भी कोई आर्टिकल वगैरह होते हैं उसको पढ़ते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं। जैसे हमने देखा कोई भी तरीके का हमने कोई भी रिसर्च हमने करी जिसके ऊपर हम लोग, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर हम बहुत ही डीप तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे देखो रामायण महाभारत हो गए, तो उसके ऊपर भी रिसर्च चला करती है, सोच चला करता है कि एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, ये इस तरीके का, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पर केस स्टडीज़ में क्या होगा कि आपको एक तरीके का प्रॉपर कोई भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम दी जाएगी, उसको प्रॉब्लम को आपको सॉर्ट आउट करना रहता है। देन इसके बाद में इन डेप्थ इंटरव्यूज़ का मतलब कि आप पर्सन टू पर्सन इंटरव्यू आप कलेक्ट करो, जाकर के लोगों से उनके बारे में पूछो कि वो क्या करना चाहते हैं, वो वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, वो क्यों कि वो क्या खाना चाहते हैं, वो क्या पहनना चाहते हैं, इस तरीके से उनके बारे में आप पूछते हो जाकर के, ठीक है। तो वो इन डेप्थ इंटरव्यूज़ होगा। देन इसके बाद में फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन आप कर सकते हो। उसके बाद में आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस को यानी कि ऑब्जर्व कर सकते हो सभी चीज़ों को जो भी आपके आसपास में। ये सभी यहाँ पर कुछ एक टेक्निक्स बताई गई हैं जो कि आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च में आपकी हेल्प करती है। कौन कौन सी यहाँ पर टेक्निक्स है कि फील्ड में जाकर के नोट्स बनाओ, डॉक्यूमेंट एनालिसिस करो, केस स्टडी, इन डेप्थ इंटरव्यूज, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन करो, देन पार्टिसिपेंट का ऑब्जर्वेशन करो। ये सभी जो भी टेक्निक्स होती हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वालिटेटिव रिसर्च को कर सकते हैं। अब देखो इसके कुछ एक हमारे पास में प्रोज हैं, कुछ एक कॉन्स हैं। इसमें हमारे कुछ देखो, इससे हम इस तरीके की रिसर्च से अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो हमको क्या होती है कि इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है। लोगों के कस्टमर्स जो भी होते हैं या हमारे जो भी लोग होते हैं उनका पर्सनल टेस्ट हमको पता चलता है कि लोग क्या चाहते हैं। तो इससे हमको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है। और रिच डेटा हमारे पास में क्वालिटेटिव डेटा भी होता है, क्वांटिटेटिव डेटा भी कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे तो क्वांटिटेटिव डेटा अपने आप ही कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोगों से पूछेंगे जाकर के, उनका इंटरव्यू लेंगे जाकर के, लोगों से कस्टमर सर्वे करेंगे जाकर के, तो ऑटोमेटिक हमारा क्वांटिटेटिव यानी कि हमारे पास में जो नंबर्स हैं उनका डेटा ऑटोमेटिक कलेक्ट हो रहा है। तो हमारे पास में एक काफ़ी रिच डेटा क्रिएट हो जाता है। उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। देन इसके बाद में पार्टिसिपेंट वॉइस यानी कि कहीं पर अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ नहीं कोई प्रेफर कर रहा, तो उसके ऊपर उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई जा सकती है। तो पार्टिसिपेंट वॉइस यानी कि लोग क्या चाहते हैं। अब इसके अगर हम लोग कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी होती है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें स्मॉल सैम्पल साइज कोई हम बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर इस तरीके की रिसर्च को नहीं कर सकते। मान लो अगर बोला जाए कि आप 10,000 लोगों का इंटरव्यू लो तो नहीं लिया जा सकता। तो हम केवल छोटे ही सैंपल को ले सकते हैं। यानी कि मान लो कि अगर हम छोटे सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करके देख सकते हैं, बहुत बड़े डेटा के ऊपर नहीं कर सकते। और इसमें क्या हो सकता है कि पोटेंशियल फॉर बायस्ड यानी कि पोटेंशियल बायस्ड का मतलब वही जैसे मैंने बताया ना कि हम पक्षपात भी इसमें हो सकता है। कि मान लो कि हम लोगों से जाकर के राय मांग रहे हैं, उनसे उनके बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो क्या पता है कि हम अपने तरफ से कुछ भी चीज़ें ऐड कर दें, तो इसमें थोड़ा सा पक्षपात भी हो जाता है इस तरीके की रिसर्च में, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच की, तो इसमें क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव के बारे में जैसे मैंने बताया कि अगर जब भी हम नंबर्स के बारे में, जब भी हम स्टैटिकल डेटा के ऊपर बात करते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच हो गया। जैसे कि हमने यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि 500 लोगों के ऊपर हमने रिसर्च करी है, ठीक है। 500 लोगों के ऊपर रिसर्च करी कि वो ऑनलाइन शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं या फिर ऑफलाइन। तो ये क्या हो गया, हमारी इसमें डेटा कलेक्ट हो रहा कि 500 लोगों में से हमारे 300 लोग ऑनलाइन प्रेफर करेंगे, 300 लोग ऑफलाइन प्रेफर करेंगे, बाकी 200 लोग
ऑफलाइन शॉपिंग करना प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा एक तरीके का ऐसा सर्वे होगा जिसमें हमारा डेटा कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच। अब इसमें इसकी भी जिस तरीके से इसमें हमने टेक्निक्स पढ़ी थी, इस तरह जैसे यहाँ पर देखो, इसमें यहाँ पर हमने क्या क्या टेक्निक्स पढ़ी थी, फीड नोट, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, केस स्टडी, इन डेप्थ इंटरव्यूज, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये सभी हम लोगों ने इसमें टेक्निक्स को पढ़ा था ना। अब इसी तरीके से क्वांटिटेटिव की भी कुछ एक टेक्निक्स होती है, जैसे कि हम बायोमेट्रिक मेजरमेंट्स कर सकते हैं। जैसे बायोमेट्रिक का मतलब कि हम जैसे अंगूठा अपना लगाते हैं ना, जैसे जा करके जब भी हम कभी कंपनी वगैरह में काम करते हैं, जहाँ काम करते हैं तो अपना पंच करते हैं, बायोमेट्रिक लगाते हैं ना, अंगूठा लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिक सारे जितने भी वर्कर्स आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, ऑटोमेटिक क्या होता है कि डेटा हमारे पास में कलेक्ट हो जाता है। तो बायोमेट्रिक मेजरमेंट हो गया। इसके हम सर्वे वगैरह कर सकते हैं। सर्वे में जैसे हमने गूगल फॉर्म बना दिया और लोगों को पोस्ट कर दिया कि आप सभी लोग इसमें अपना अपना फीडबैक दें या कुछ करें। तो सर्वे अगर हम कर दें तो ऑटोमेटिक हमारे पास में एक डेटा कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, डेटा कलेक्ट होने का एक नंबर्स के फॉर्म में डेटा कलेक्ट हो रहा है। देन एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस करके देखना, ये सभी हमारे यहाँ पर इसके टेक्निक्स हो गई। ठीक है, और साथ में एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यहाँ पर केवल हम डेप्थ इंटरव्यू नहीं लेंगे, एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब आप समझ रहे हो। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में कि इसमें केवल स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यानी कि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो केवल एक स्टैंडर्ड उनका बना दिया जाएगा, कोई पर्सन के ऊपर नहीं। हम उनके ऊपर बात नहीं करेंगे। कुछ एक क्वेश्चंस हम पूछेंगे एक इंटरव्यू के तौर पे, जो कि स्ट्रक्चर्ड होंगे, पहले से ही एक इनका स्टैंडर्ड निर्धारित होगा। ठीक है, तो ये हो गया। देन उसके बाद में सेकेंडरी डेटा एनालिसिस। सेकेंडरी डेटा के अंदर क्या हो गया दोस्तों, जैसे आपका रिकॉर्ड हो गया, डेटाबेस हो गया, इन सभी चीज़ों के ऊपर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। ठीक है, पिछले साल कितनी सेल हुई थी, इस बार का क्या आपका टारगेट है, ये सभी चीज़ों के ऊपर जब भी हम फोकस करते हैं तो सेकेंडरी डेटा एनालिसिस वो हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी डेटा कलेक्ट हो रहा है, इसमें भी डेटा की हम बात करें। अगर हम किसी आदमी की वेट की बात कर रहे हैं, हाइट की बात करें, तो ये हमारा क्या होगा, वो हमारा हो गया दोस्तों क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव। अगर हम किसी आदमी के गुणों की बात कर रहे हैं, जिसमें से हम बता रहे हैं वो कितना आदमी ईमानदार है, कितना अच्छा है, कितना सच्चा है, ये सारी चीज़ें अगर हम बता दें तो वो क्या होगा कि क्वालिटेटिव। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए दोस्तों, ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर इसके भी कुछ एक प्रोज और कुछ एक कॉन्स हैं, यानी कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके एडवांटेज क्या है, इसमें हमारे पास में एक स्टैंडर्डाइज डेटा कलेक्शन होता है, यानी कि एक प्रॉपर डेटा होता है हमारे पास में, जिसके थ्रू हम कोई भी चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं। एक स्टैटिकल एनालिसिस होता है। ठीक है, इफिशियंसी होती है हमारे पास में, रेड्यूस बायस, इसमें कोई पक्षपात का कोई भी तरीके का सीन नहीं होता, आसानी से। और नंबर्स न्यूमेरिकल ट्रेंड्स के ऊपर हम बात करते हैं। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें क्या हो सकता है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो सकती है, यानी कि हम बहुत एकदम रिजिड के साथ में बहुत ही वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, लैक डीप अंडरस्टैंडिंग का मतलब हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो लैक ऑफ डीप, इसमें हमारा ये डिसएडवांटेज होता है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत ही रिजिड हो जाती है, यानी कि हम आदमी के प्रेफरेंस को, आदमी की चॉइस के ऊपर नहीं फोकस करते, हम केवल उसके डेटा के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग इसमें नहीं हो पाती, ये हमारा डिसएडवांटेज है। देन इसमें क्या है कि लिमिटेड डेप्थ, हम बहुत ही गहराई तक नहीं जा सकते। ठीक है, नैरो फोकस्ड, और इसमें क्या है कि बहुत ही कम चीज़ों के ऊपर, जैसे केवल हम डेटा के वगैरह के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के डिसएडवांटेजेस हो गए। ठीक है, देन रिजिड, जैसे हमने बताया ना कि बहुत ज़्यादा हम रिजिड हैं, एकदम कठोर, जो एकदम मतलब अपने ऊपर अड़े रहना, वही क्या होगा कि रिजिड प्रोसीजर्स के ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारे पास में कुछ एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए। अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। एक्सप्लोरेटरी का क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसकी खोज जारी है, जैसे कि जिसकी खोज जारी जो कॉन्टिन्यूस, जैसे अभी मैंने समुद्र वाला एग्जांपल दिया था आपको, तो एक्सप्लोरेटरी का मतलब खोजपूर्ण। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो भी आपके पास में जो भी है, इसमें आपका सब्जेक्ट नॉलेज जो होता है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम होता है, और उस चीज़ को आप कहीं ना कहीं छुपाते नहीं, उसको आप बताते हो कि इसमें इतनी खोज हमने करी, इतनी चीज़ हमको पता चली, बट इसमें अभी और भी ज़्यादा चीज़ें हमको पता चल सकती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल वही आप यहाँ पर बता सकते हो, जो अभी मैंने सेम आपको बताया था, वही सारी चीज़ों को आप बता सकते हो। ठीक है, अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसमें हम भी फील्ड नोट्स बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट एनालिसिस कर सकते हैं, केस स्टडी, जितने भी हमने यहाँ पर अभी पहले वाले में देखा था,
क्वालिटेटिव रिसर्च के जो टेक्निक्स थे वही सारी टेक्निक्स यहाँ पर भी यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर चीज़ें बताई गई। देन इसके भी प्रोज और कॉन्स की बात करें तो सेम प्रोज और सेम कॉन्स है, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमारे पास में प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम का एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसका प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, ठीक है। और इसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी होती है। जैसे अगर हम समुद्र की खोज कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास में ज़रूरी नहीं कि जो भी हमारे पास में इन्फॉर्मेशन है वो पूरी प्रॉपर हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें प्रॉब्लम जो भी होती है वो डिफाइन करी जाती है, ये इसका एडवांटेज है। बट जो भी हमारे पास में इन्फॉर्मेशन होती है वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट होती है। सेम सारे पॉइंट्स सेम है यहाँ पर। अगर आप देखो जाकर कि पहले क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर तो जितने भी सेम पॉइंट्स हैं वही सारी सेम है। और यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी, यहाँ पर से इसको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को हटा दो, यहाँ पर से कॉपी हो गया है, मैंने भी यहाँ पर से कॉपी किया था। बट इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यहाँ पर डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब होता है कि एज इट इज़, जैसा अभी हम लोगों ने देखा था ना, जिसके ऊपर अभी हम लोगों ने बात करी थी कि जो भी सारी चीज़ें एज इट इज़, जो भी हमने देखा जाकर के, मान लो कस्टमर का सर्वे किया हमने, हम होटल में काम करते हैं, हमको अगर सर्वे करना है, जो कस्टमर बताएगा अच्छा फीडबैक बताएगा, अच्छा हम लिखेंगे, बुरा बताएगा बुरा लिखेंगे, उसको जो भी फूड में जो भी कमी लगी होगी उन सभी चीज़ों को हम एक्चुअल में लिखेंगे, कोई भी चीज़ छुपाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव में मतलब कि सारी चीज़ों, कोई भी उसमें कोई भी चीज़ से हम चेंज नहीं कर रहे हैं, विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, जैसा है उसको एज इट इज़ दिखा दिया, वही हमारा क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आइटम्स टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट एंड डिटेल्ड स्नैपशॉट, यानी कि वो आपको एक तरीके का डिटेल्ड और एक्यूरेट जैसा है एज इट इज़ वो आपको दिखा रहा है, तो वही क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। इसका पर्पज़ यही होता है कि क्या, कौन, कहाँ, कब, ये सभी चीज़ें इसके मेनली पर्पस होते हैं। और इसका जो एग्जांपल है, जैसे हमने देखा था ना कि सर्विंग रेस्टोरेंट में किसी तरीके का हमने कस्टमर का सर्वे किया और उसमें से देखा कि वो किस तरीके की डिनिंग को प्रेफरेंस दे रहे हैं, यानी कि उनकी फेवरेट डिशेस क्या हैं, उनका कस्टमर का फीडबैक क्या है, अच्छा है बुरा है, जैसा भी है उसको हमने एज इट इज़ जा करके मैनेजर को बताना है, ठीक है। तो इसके यहाँ पर 2 मेजर टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव, अब इसके हम टाइप्स की बात करते हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, उसके 2 मेजर टाइप्स होते हैं। एक होता है दोस्तों क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड दूसरा होता है दोस्तों हमारा वो लॉन्गिट्यूड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यहाँ पर 2 तरीके के यहाँ पर आपको बताए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, तो क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है वो क्या होती है, वो मेनली फोकस करती है कि हम रिसर्च जो कर रहे हैं वो एक बार हमने किया, किसी एक बार सर्वे को कर लिया, किसी एक बार इंटरव्यू वगैरह को ले लिया, दैट्स इट, हमारा काम खत्म। जैसे यहाँ पर अगर हमने कोई भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, अगर उनके ऊपर हमने क्या किया, एक सर्वे को किया कि उनका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है उस पर्टिकुलर जॉब को जो वो कर रहे हैं, तो हमने आइडेंटिफाई फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग देयर मोरल एंड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ टाइम, यानी कि अगर हम क्या करते हैं उसमें कि यानी कि अगर हम उसमें क्या करते हैं कि हमने देखा उनको कि वो एक्चुअल में वो क्या करते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर हमने यहाँ पर सर्वे किया कि वो कितना सेटिस्फाई है किसी पर्टिकुलर जॉब से, तो वो क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। और अगर लॉन्गिट्यूड का क्या मतलब हो गया कि हम उसके किसी खास पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर या किसी भी पर्सन के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर बार बार हम रिसर्च करते रहते हैं, बार बार क्या करते हैं, हम उसके ऊपर चीज़ों को आजमा करके देखते रहते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि कोई पौधा है, तो हमने पौधे को एक दिन देखा वो इतना बड़ा हुआ, दूसरे दिन देखा इतना बड़ा हुआ, उसको हम डे टू डे उसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं, तो वो क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड। जैसे कि एक यहाँ पर भी एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई भी स्टूडेंट है, उसको वो किस तरीके से, जब वो फर्स्ट क्लास में था तब वो उसकी एक्टिविटीज़ किस तरीके से थी, वो क्या किस तरीके से बिहेव करता था, और फिर वो जब 10th क्लास में पहुँचा तो इन 10 सालों के अंदर उसके अंदर क्या चेंज आया, हर एक ईयर में अगर हम उसका एनालाइज करें कि क्लास फर्स्ट में वो कैसा बिहेव करता था, सेकेंड में कैसा बिहेव कर रहा है, थर्ड में आया तो उसकी एक्टिविटीज़ में क्या चेंज हुआ, तो यानी कि एक खास पर्सन के ऊपर ही हम बार बार क्या करते हैं, उस रिसर्च प्रोसेस को करना है। तो हमको क्या पता चलता है कि
कि अच्छा इस एज ग्रुप में ऐसा होता है बच्चों के साथ में, इस एज ग्रुप में आकर के ऐसा हो जाता है। तो ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। देन इसके बाद में इसके भी कुछ प्रोज और कॉन्स होते हैं, सेम प्रोज और कॉन्स हैं। जैसे इसमें देखो यहाँ पर क्लियर है स्नैपशॉट, इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली चीज़ें नहीं है, आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देन इसके बाद में एक्सपेरिमेंटल का जैसे मैंने बताया कि कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर ये दोस्तों बेसिकली रिसर्च होती है। जैसे हम देखते हैं कि कोई दो वेरिएबल्स के ऊपर बात करते हैं, जैसे चाय है, ठीक है, चाय है और हमारी हेल्थ है, ठीक है। तो अगर हम चाय पियेंगे तो उसका हमारी हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो ये दो वेरिएबल्स हो गए। हम किसी भी तरीके का कॉज एंड इफेक्ट का मतलब कि हम एक वेरिएबल को मूव करते हैं तो दूसरे पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, इसका दूसरे के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर हम एसी में रहते हैं और एसी में रह करके अगर हम पढ़ाई करते हैं तो इसका हमारे ऊपर यानी कि हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसकी हमारी पढ़ाई के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इससे क्या हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और अगर हम गर्मी में रह रहे हैं या फिर एक छोटा सा घर है, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी पढ़ाई के ऊपर। इन सभी चीज़ों का फैक्टर्स का एनालिसिस करना है, यानी कि दो वेरिएबल्स को लेते हैं और दो वेरिएबल्स को देखते हैं कि उसका एक को घटाने से एक को बढ़ाने से दूसरी चीज़ के ऊपर कितना फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो टेस्टिंग वेदर, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि कोई भी फैसिलिटीज़ है, जैसे हमने फैसिलिटीज़ को बढ़ाया, स्कूल कॉलेज की कोई फैसिलिटीज़ है, हमने उसको क्या किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको बढ़ा दिया। जैसे हमने क्लासरूम में एसी लगा दिया, प्रोजेक्टर लगा दिया, इन सभी चीज़ों को लगाने के बाद में क्या स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, क्या स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा तो फ़र्क आएगा ही, है ना, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि थोड़ा सा तो फ़र्क आएगा। अगर उनको धूप में बैठाल के पढ़ाओगे, बाहर जो ग्राउंड वगैरह होता है वहाँ पर बैठ करके पढ़ाओगे तो उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी घटेगी, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का होना भी क्या है कि स्कूल कॉलेजेस के लिए, उनके बच्चों के ग्रोथ के लिए अच्छा इफेक्ट डाल सकता है। तो यहाँ पर इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, अगर हम बच्चों को धूप में जाकर के बैठाल के पढ़ाएं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या बच्चे पढ़ेंगे, क्या उनके अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना, इस चीज़ का क्या फ़र्क पड़ रहा है बच्चों के ऊपर। और अगर हम अच्छी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करें तो इसका क्या असर पड़ रहा है बच्चों के ऊपर। इन सभी चीज़ को मेजर करते हैं हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के थ्रू, ठीक है। तो इसके यहाँ पर टाइप्स बताए गए हैं, मेनली यहाँ पर प्री एक्सपेरिमेंटल और टू एक्सपेरिमेंटल और कासी एक्सपेरिमेंटल, इसके ऊपर ज़्यादा हम लोग डिटेल से नहीं बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखो इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में यहाँ पर बताया गया कि प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। तो ये मेनली यहाँ पर बताया गया कि इससे हम क्या कर सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट का बिटवीन द वेरिएबल्स हम देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। देन इसमें से हम जो भी कंडीशंस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी कि एक अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। देन इसमें हमारे डिसएडवांटेज क्या है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लग सकते हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं अगर उनको पता चल गया कि अगर उनके ऊपर टेस्ट हो रहा है तो वो क्या कर देंगे कि वो कुछ अपने आप में बिहेवियर में चेंज करने लगा। अगर हम बच्चों के ऊपर ऐसा कुछ उनको बता देंगे कि हम तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि अगर तुम धूप में पढ़ोगे तो तुम्हारे ऊपर क्या तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे, तो वो अपने नेचुरल जो वो जैसा वो बिहेव करते हैं वो उस सारी चीज़ों को वो हटा करके वो उनके दिमाग में ये आ जाएगा और वो बिहेव उनका करने का तरीका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही कुछ है कि इसके प्रोज और कॉन्स हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारा आज की यूनिट का है, सेकेंड यूनिट का है, दैट इज़ वेरिएबल इन रिसर्च। वेरिएबल इन रिसर्च में क्या होता है दोस्तों, जैसा वेरिएबल दो वर्ड्स होते हैं, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल। कॉन्स्टेंट का क्या मतलब होता है, जो एक जगह स्थिर रहे, ठीक है। वहीं वेरिएबल का क्या मतलब होता है, जो अस्थिर हो, यानी कि दैट कैन वेरी और चेंज, जो बार बार क्या हो, चेंज हो, ठीक है, चेंज हो। तो एंड इट्स यूजेज इन रिसर्च टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट थिंग्स, यानी कि अगर हम दो चीज़ों को घटाते बढ़ाते हैं, ये मेनली आपका वही एक्सपेरिमेंट कॉज एंड इफेक्ट वाला है कि अगर हम एक चीज़ को हटाते हैं तो उसका क्या दूसरे चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो वेरिएबल इन रिसर्च वही चीज़। तो देयर आर टू मेन रोल्स, इसके दो मेन रोल्स यहाँ पर बताए गए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और भी मेनली आपके वेरिएबल्स होते हैं, बट आप इतना सा ध्यान रखो कि जब भी आपसे वेरिएबल इन रिसर्च पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर दो बताते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट जैसा कि इंडिपेंडेंट का मतलब कि हम किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम एकदम मतलब कि स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पर सनलाइट का एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने किसी भी पौधे को क्या करना है, किसी पौधे को हमको क्या करना है, उसको फुल सनलाइट देनी है या फिर आधी सनलाइट दो, बार बार उसको धूप में रखो, फिर थोड़ी देर छाई में रखो, या फिर बिल्कुल भी उसको सनलाइट ना प्रोवाइड करो।
तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। और डिपेंडेंट का मतलब कि देखो उसकी जो हाइट है, उसकी जो ग्रोथ है, वो जो प्लांट की ग्रोथ है वो उसको मेज़र करना कि सूरज की रोशनी में रखने पे या सनलाइट में रखने पे जो प्लांट है उसकी ग्रोथ पे क्या असर पड़ रहा है, ये डिपेंडेंट है। यानी कि ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, सूरज की रोशनी के ऊपर। यानी कि हमारी भी ग्रोथ किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे फूड के ऊपर, हम जैसा खाना खाते हैं, जैसा हमारा घर का आसपास का बैकग्राउंड है, ये सभी चीज़ों के ऊपर हमारा जो भी हमारी ग्रोथ है, हमारी सक्सेस है, वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। बट इंडिपेंडेंट के अंदर क्या है कि हमने अपने आप को किस तरीके से ढाला है, कौन सी चीज़ें जो हमारी बाहरी दुनिया को इफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ बताएगी कि द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ फैक्टर दैट रिसर्च डिलिबरेटली चेंज, यानी कि जो हम जानबूझ करके चेंज करते हैं, डिलिबरेटली चेंज और मैनिपुलेट्स इन द एक्सपेरिमेंट्स, जानबूझ करके जो हम चेंज करते हैं। जैसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया या अपने क्लासरूम में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया स्टूडेंट्स को देखने के लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। यानी कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया या फिर धूप में बच्चों को बैठाल करके पढ़ा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसको करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, बट जो उसका प्रभाव बच्चों के ऊपर जो इफेक्ट पड़ा, ठीक है, बच्चे धूप में पढ़े तो सही, ठीक है, लेकिन उनके कम मार्क्स आए, लेकिन उनका पढ़ाई में से मन नहीं लगा, तो ये क्या है, डिपेंडेंट है। किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, धूप में उनको क्योंकि पढ़ाया गया। ठीक है, अगर वो एसी में बैठ करके पढ़ेंगे, उनको एक अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनकी प्रोडक्टिविटी में थोड़ा सा कहीं इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो यही क्या हो गया, ये चीज़ डिपेंडेंट हो गई। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। जब भी हम स्वतंत्र होते हैं, हम खुद से चेंजेस करते हैं, तो ये हमारा क्या है कि इंडिपेंडेंट, हम खुद से चेंजेस कर रहे हैं। बट डिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ कि एक चीज़ का इफेक्ट हमने कर तो दिया, उसको करने के लिए तो ठीक है, हम सही है, जिम्मेदार हैं, बट इसका चीज़ का इफेक्ट दूसरी चीज़ के ऊपर पड़ रहा है, वो चीज़ क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसको ध्यान रखो। हम स्वतंत्र हैं कि हम अपना फ्री हैं कि हमने पेड़ को, पौधे को सनलाइट में रखा या फिर बिना सनलाइट के रखा, या आधी सनलाइट उसको हम दे रहे हैं, आधी छाँव दे रहे हैं, आधी धूप दे रहे हैं, इस तरीके से हम फ्री हैं, हम कुछ भी करें। लेकिन उसके ऊपर, पौधे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये चीज़ डिपेंडेंट करती है, उसको धूप देने पर या छाँव में रखने पर, ये चीज़ उसके ऊपर डिपेंडेंट करती है। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूजन, डाउट लग रहा हो, आप पूछ लो हमसे एक बार। ठीक है, वीडियो पसंद आया प्लीज़ उसको जरूर से लाइक करो, जिससे मैं यूनिट 3 को भी आपके सामने दिखाऊं, ठीक है, लेकर के आऊं। अगर थोड़ा सा मेरे अंदर भी ताकत बनी है तो यूनिट 3 भी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, पढ़ा दूंगा, और अगर नहीं हो पाए तो कोई बात ही नहीं फिर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को जरूर से लाइक करो, सो दैट कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। मुझे आप क्यों ना कि आपके लाइक और सब्सक्राइब, जो भी सब्सक्राइब वगैरह करते हो, आप लाइक करते हो, कॉमेंट करते हो, एक तरीके का रिवाइटल का काम करता है मेरे लिए कि चलो भाई हाँ ठीक है, कुछ काम कर रहा है, तो इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे आगे का और बनाने का मन करता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई अगर प्रॉब्लम, दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वंस अगैन।